देखिए आगे हम लोगों को केमिकल इक्विलिब्रियम में आगे क्या पढ़ना है कि व्हाट इज रिलेशन बिटवीन pKa एंड pKb। जहाँ पर K क्या है, K बेसिकली आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड है और Kb क्या है, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस है। ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी एक एसिड ले लेते हैं, मान लीजिए ले लिया CH3COOH और इसकी रिएक्शन, इसको जब एक्वा सॉल्यूशन में डाला जाता है तो ये अपना H+ इसे दे देगा और हमें मिल जाएगा CH3CO- और H3O+ हाइड्रोनियम आयन। आपको ये याद रखना होगा कि जो हाइड्रोनियम आयन है वो बेसिकली H2O और H+ से मिला हुआ। तो दिस H3O+ सुशील इज रिप्रेजेंटिंग H+ कंसेंट्रेशन। ओके और नॉट? इज इट क्लियर? अब जब इसके लिए हम लोग K लिखने जाएंगे तो K क्या हो जाएगा, K में वाटर को मेंशन नहीं करते हैं। CH3CO- और आपका H3O+ का कंसेंट्रेशन डिवाइड बाय CH3COH का कंसेंट्रेशन। कोई दिक्कत? अब एक चीज आप ध्यान दीजिए, इफ दिस इज अ एसिड देन दिस इज अ कॉन्जुगेट बेस। दिस इज व्हाट? कॉन्जुगेट बेस। दिस इज कॉन्जुगेट बेस। अब इस कॉन्जुगेट बेस की रिएक्शन CH3CO- की रिएक्शन फिर अगर आप वाटर से कर देते हो, दिस इज कॉन्जुगेट बेस, देन क्या होगा? नाउ इट इज अ बेस, इट विल एक्सेप्ट H+ फ्रॉम वाटर एंड वी विल गेट व्हाट? वी विल गेट CH3COOH एंड OH-। और जो K था वो इसके लिए था और जो यहाँ पर Kb है वो क्या है, इसके लिए। देन व्हाट विल बी द Kb? Kb हो जाएगा concentration of CH3COOH, concentration of OH- further divide by concentration of this, क्योंकि वाटर यहाँ पर मेंशन हो गया। दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। अब अगर हम क्या करें, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर दें इक्वेशन 2 से। अगर हम K और Kb को मल्टीप्लाई कर देते हैं, K और Kb को मल्टीप्लाई कर देते हैं, देन क्या हो जाएगा? देन हो जाएगा K इंटू Kb। लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई हो गया, राइट हैंड साइड को मल्टीप्लाई कर देंगे। दैट इज कंसेंट्रेशन ऑफ CH3COO- इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ H3O+ डिवाइड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ CH3COOH which further divide by, उधर दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को किनारे से, which further divide by, further multiplied by concentration of CH3COOH, concentration of OH-। सर ये वीडियो में नहीं आ रहा है। further divide by CH3COO-। ठीक है, ये कवर नहीं हो रहा? हो गया। ठीक, अब देखो क्या हो रहा है, इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया? बच गया कंसेंट्रेशन ऑफ H3O+ एंड कंसेंट्रेशन ऑफ OH-। एंड व्हाट इज H3O+? इट इज H+ बेसिकली। तो क्या आ गया? K इंटू Kb इक्वल टू आ गया H+ कंसेंट्रेशन एंड OH- कंसेंट्रेशन एंड दिस इज आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। दिस इज Kw, दिस इज Kw। K इंटू Kb इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? Kw आ जाएगा। और अगर एट 25 डिग्री सेल्सियस के लेंगे देन K इंटू Kb इक्वल टू क्या आ जाएगा? 10⁻⁻⁴। क्या आ जाएगा? 10⁻⁻⁴। एग्जैक्ट क्लियर है ना? यस सर। अगर इसे हम इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं, अब क्या करिए, टेकिंग लॉग बोथ साइड, अगर हम दोनों साइड लॉग ले लेंगे देन क्या हो जाएगा? log K इंटू Kb इक्वल टू log 10⁻⁻⁴। यहाँ पे log m इंटू n का फॉर्मूला लग जाएगा, तो हो जाएगा log m प्लस log n, log Ka इंटू log Kb, और इस पे log m की पावर n का लग जाएगा, तो माइनस का 14 बाहर आ जाएगा log n। इस -14 को उसके साथ ले लीजिए, तो log K प्लस माइनस log Kb इक्वल टू क्या आ जाएगा? 14, क्योंकि log 10 की वैल्यू क्या होती है? 1।
यार इसमें जो लोग भी जो है पढ़ रहे हैं तो लॉग का ध्यान देंगे, लॉग की प्रॉपर्टीज आपको पता होना चाहिए, अदरवाइज खेल हो जाएगा। और ये माइनस का लॉग पी, लॉग के क्या हो जाएगा पी पी के, और माइनस का लॉग के भी क्या हो जाएगा पी के बी इक्वल टू क्या आ जाएगा 14 इक्वल टू क्या आ जाएगा 14। तो मतलब आपको एक ये याद रखना पड़ेगा और एक ये याद रखना पड़ेगा। और करण एक बात और याद रखनी पड़ेगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? वो ये इंपॉर्टेंट है कि जो भी एसिड है उसी का कॉन्जुगेट बेस होना चाहिए। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? यहाँ पर जो K है वो आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एन एसिड है और Kb क्या है? आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ कॉन्जुगेट बेस ऑफ दैट एसिड। या उल्टा भी वैसे वर्सा भी हो सकता है कि कोई बेस होगा तो उसी का कॉन्जुगेट एसिड होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? यस सर। ऐसा नहीं कि तुमने एसिड कोई और ले लिया, बेस कोई और ले लिया, फिर सवाल लगा रहे हो। लोगों को साइंस क्यों नहीं आती है? जैसे कई लोग इस बड़े दर्द हैं जीवन के कि भाई गुरुजी फिजिक्स के फॉर्मूले नहीं, फिजिक्स का न्यूमेरिकल नहीं हो पाते, सारे फॉर्मूले याद हैं क्योंकि सुबह उठ के सिर्फ फॉर्मूले पढ़ रहे हैं। लेकिन उस फॉर्मूले के क्या, किस कंडीशन में वो फॉर्मूला ड्राइव हुआ है वो जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही कंडीशन जो होगा, जिस माहौल में वो फॉर्मूला ड्राइव हुआ है, जिस माहौल में वो कॉन्सेप्ट बनाया गया है, उस माहौल पे ही सवाल आएगा। तो आप वो माहौल समझ ही नहीं पाते हो। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? V इज इक्वल टू आई आर और I इज इक्वल टू 1/RV, बहुत डिफरेंस है इसमें। अगर इसका ग्राफ बनाते हैं तो V वर्सेज I का जो ग्राफ होगा उसका स्लोप तुम्हें रेसिस्टेंस देगा, लेकिन I वर्सेज V का जो ग्राफ होगा उसका स्लोप तुम्हें 1/R देगा, रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस देगा। तो वी शुड हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हाटएवर जो भी आप पढ़ रहे हो आपको प्रॉपर उनके कंडीशंस पता होने चाहिए कि किस कंडीशन में ये फॉर्मूला होल्ड कर रहा हो। बात समझ में आ रही है? क्योंकि एप्लीकेशंस की वजह से कंडीशंस बदले जाते हैं। को जो भी साइंस की एक बड़ी अच्छी बात है कि कुछ भी ऐसे नहीं पढ़ा दिया है कि पढ़ा दिया, जो भी पढ़ा है हम लोगों ने उसके प्रॉपर एप्लीकेशंस हैं। कितना आज आप समझ पा रहे हो, कितना नहीं समझ पा रहे हो, वो आपकी प्रॉब्लम है। अगर आप फर्दर स्टडी को कंटिन्यू करोगे देन यू विल रियलाइज कि जो भी आपने पढ़ा वो सब कुछ एप्लीकेबल है अपने रियल लाइफ में। इज दैट क्लियर नाउ? जैसे कई लोगों को लगता है कि मैथ तो बेकार ही पढ़ा रहे हैं, क्या यूज है इंटीग्रेशन का, रील बनाते रहते हैं इंस्टाग्राम पे, मैथ का क्या यूज है? अरे भैया तुम्हारे मैथ की वजह से ही तुम्हारा इंस्टाग्राम बना है, पूरी प्रोग्रामिंग मैथ के ऊपर है। कैसे? लॉजिक तो मैथ से क्रिएट होता है ना, और इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन सबका रियल लाइफ में यूज है। बस ये है कि अब आम आदमी उस चीज़ को नहीं समझ सकता, जो समझता है वो समझेगा। इसीलिए फिर स्टडी बनाई गई है, पढ़ाई करी गई। सब कोई थोड़ी पढ़ पाते हैं। अभी भी अब ऑफिशियली लिटरेसी रेट 74% है, तो 26% लोग तो अभी भी नहीं पढ़ पाए हैं। मतलब अब लिटरेसी रेट का किस तरीके का ऑब्जर्वेशन होता है इंडिया में, क्या कंडीशन होती है, वो भी एक अलग मतलब डिबेटेबल टॉपिक है कि केवल नाम लिख रहे हैं तो लिटरेट है, ऐसा थोड़ी होता है। बात समझ रहे समझ रहे हो? या 10वीं पास हो गए, हमें उस पर ही बात करना होगा ना, कैसे पास हुए, सुशील समझ रहे हो समझ रहे हो? तो इसमें ये याद रखना है कि के बी जो दिख रहे हैं वो एक दूसरे के कंजुगेट होंगे। बात समझ में आ रही है? अगर ये एसिड का होगा तो ये उसका कंजुगेट बेस होगा, ये बेस का होगा तो उसके कंजुगेट एसिड का आयनाइजेशन कांस्टेंट होगा। देखिए ध्यान से समझिए, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं हम लोग। तो जैसे अगर आप लोग को याद हो तो हमने शुरुआत में ही कहा था कि जो आयनिक इक्विलिब्रियम है, आयनिक इक्विलिब्रियम में बेसिकली हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कमजोर लोगों को, वीक एसिड, वीक बेस, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, वीक सॉल्ट। वीक सॉल्ट का मतलब वो सॉल्ट जो कि एक्वस सॉल्यूशन में जाकर कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते। तो स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट लाइक AgCl, AgBr एक्सेट्रा। अब जब कभी भी ये जो स्प्रिंगली सॉल्युबल जो होते हैं AgCl, ये जब सॉल्यूशन में एक्वस में जाएंगे तो ये टूटते हैं और ब्रेक होकर अपने कॉन्स्टिट्यूटेंट आयन में ब्रेक हो जाते हैं लाइक दिस। बट खासियत इनकी क्या है
कि अगर इसके 10 मोल लिया है तो हो सकता है कुछ पॉइंट समथिंग में जाकर डिसोसिएट होगा, लेकिन जो भी डिसोसिएट होगा वो किस में आ जाएगा, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाएगी। और जैसे ही रिवर्सिबल रिएक्शन होगी तो यहाँ पर हम लोग के लिख सकते हैं, और के क्या होगा, Ag प्लस का कंसेंट्रेशन, Cl माइनस का कंसेंट्रेशन और Ag सॉलिड का कंसेंट्रेशन। आप कई लोग कहेंगे इसे ले क्यों नहीं, इसको लेने का यहाँ पे पर्पज ये है कि ये कांस्टेंट है ऑलमोस्ट, और ये इस के साथ आकर मिल जाएगा, और के और कंसेंट्रेशन ऑफ AgCl जो कि ऑलमोस्ट कांस्टेंट है मिलकर एक नया कांस्टेंट बनाएंगे जिसे हम लोग क्या कहते हैं, KSP कहते हैं। जिसे हम लोग क्या कहते हैं, KSP कहते हैं। और ये जो KSP है बेसिकली, ये जो KSP है बेसिकली यही है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। और ये भी ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, ये भी केवल और केवल क्या करता है, टेम्परेचर। अब जैसे क्या है कि अगर आप कंसंट्रेशन की बात करते हो, ये चीज दिख रही है, जैसे कि मान लीजिए Ag प्लस लिखा हुआ है, तो Ag प्लस में जो कंसंट्रेशन है वो बेसिकली किस में मेजर किया जाता है, मोल पर लीटर में। तो इसीलिए इसको हम लोग मोलर कंसंट्रेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोलर कंसंट्रेशन। तो KSP की जब डेफिनेशन लिखने के लिए आएगी, जो 11th का बच्चा है, वैसे तो इतना लिख देगा तो पूरा नंबर मिल जाएगा, लेकिन स्टिल अगर उसे लैंग्वेज में लिखना है तो सिंपल क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ केटायन एंड एनायन इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ द वाटर। इज दैट क्लियर? Yes, sir. अपने मन से लिख सकते हैं। अब ये तो बेसिक चीज हो गई, बहुत ही सिंपल बात है। अब आप एक चीज और ध्यान दे दो कि जब कभी भी आप KSP का एक्सप्रेशन लिख रहे हो, क्योंकि कॉम्पिटिटिव प्रोफाइल में सीधे KSP ही पूछा जाता है, अभी हम सवाल लेने वाले बहुत सारे, तो उसमें क्या करते हैं, इसके कंसंट्रेशन को इग्नोर कर देंगे, केवल यहाँ वाली चीजें यहाँ आ जाएंगी। इज दैट क्लियर? यस सर। जैसे मान लीजिए कि एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, Ag2CrO4, Ag2CrO4, ये जब ब्रेक होगा तो 9th में हम लोगों ने पढ़ा था, इसका 1 ऊपर जाएगा 2 इधर जाएगा, देन वी विल गेट क्या, वी विल गेट Ag प्लस CrO4 2 माइनस, CrO4 2 माइनस, और ये जो 2 होगा वो यहाँ आ जाएगा, ये जो 2 होगा यहाँ आ जाएगा। इज दैट क्लियर? यस सर। अब जब कभी भी आप KSP लिखोगे तो वो हो जाएगा Ag प्लस का कंसंट्रेशन की पावर 2, ये पावर मत भूल जाओ, 2008 में इस पे सब 12 नंबर का कॉम्प्रिहेंशन है जेईई एडवांस में, 8 या 7 में जाके देख लीजिएगा, ठीक है। और बिल्कुल सिंपल कॉम्प्रिहेंशन है, और उससे मुश्किल क्वेश्चन आज तक आया नहीं है। जेईई मेंस अब क्या हो गया है कि बस लेंथी हो गया है, कॉन्सेप्ट में कुछ बदला नहीं है, बस वो लेंथी सवाल देने लगे हैं जिसमें तो मजदूरों के तरीके करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये पावर मत भूलिएगा, क्योंकि हम लोग ये क्या लिख रहे हैं, ये बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही तो लिख रहे हैं, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में जो मॉलिक्युलरिटी होती है वो पावर में आ जाती है, या जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है वो पावर में आ जाता है। तो इसके लिए ये हो जाएगा KSP। जैसे मान लो और एग्जांपल ले लेते हो, आप ले लेते हो एग्जांपल, मान लो ले लेते हो AlOH का होल थ्राइस, अगर AlOH के होल थ्राइस ब्रेक होगा तो ये 3 ऊपर चला आएगा, दैट इज Al3 प्लस एंड 3OH माइनस। तो इसके लिए KSP क्या हो जाएगा, इसके लिए KSP हो जाएगा Al3 प्लस का कंसंट्रेशन OH माइनस का कंसंट्रेशन की पावर 2, सॉरी 3, क्या हो जाएगा 3। अब मैं इसे जनरलाइज कर दूंगा रिदेश, क्योंकि ऐसे तो एग्जांपल लिखते रहो, दिन भर लिखते रहे, ठीक है। और एक कर लेते हैं, चलो थोड़ा सा एक और कर लेते हैं। जैसे मान लें हम लोग कि Ca3PO4 का होल ट्वाइस है, ठीक है। तो ये जब ब्रेक होगा, ऊपर लिख देता हूँ, ये दिखेगा नहीं आपको। जैसे मान लीजिए कि Ca3PO4 का होल थ्राइस है, होल ट्वाइस है, तो जब ये ब्रेक होगा तो कैल्शियम के ऊपर 2 प्लस जाएगा, और फॉस्फेट आयन अगर आपको पता नहीं है तो प्लीज लीव दिस कंट्री, छोड़ दो ये देश, गंवारो,
यहाँ पर 2 आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। जिनको ये सब रेडिकल्स पता नहीं है वो जाके प्रैक्टिकल केमिस्ट्री पढ़ें या फिर 9th की जाके बुक पढ़ें। यहाँ से क्या आ जाएगा KSP आ जाएगा। एक तो लॉकडाउन वाले गंवारों को ना कुछ समझ में तो आता नहीं है, इमोशनली चाहते हैं कि थल निकलवा दो बस, कहते निकलते ये बन जाएगा। सर कैल्शियम के जो कोफिशिएंट है वो 3 नहीं आएगा और कैल्शियम के कोफिशिएंट 3 आएगा, बिल्कुल सही है रितेश, ध्यान दे रहे हो यार, अच्छा लगा मुझे। कैल्शियम के 3 एटम है इधर, तो कैल्शियम के ऊपर 3 आएगा और फॉस्फेट के ऊपर क्या आएगा 2 आएगा। फॉस्फेट के ऊपर क्या आएगा 2 आएगा। अच्छा तो इन जनरल देख लेते हैं। इन जनरल क्या होगा, मान लो इन जनरल हम ले लेते हैं AXBY। व्हेन दिस AXBY डिसोशिएट तो भाभी ये Y A के ऊपर चला जाएगा और X B के ऊपर चला जाएगा, लेकिन A कितने हैं X है, तो मल्टीप्लाई में क्या आएगा A के साथ मल्टीप्लाई में X आएगा और B के साथ क्या आएगा Y आ जाएगा। अब सुशील किसी को एक को प्लस ले लो तो दूसरे को माइनस ले, हाँ या ना बोलो। ये नहीं कर पाते नॉर्मल लोग, आप करवा के देखिएगा बच्चों से, ये चीजें साधारण नहीं है। अब इसके लिए जब आप KSP लिखोगे तो KSP क्या हो जाएगा AY प्लस का कंसंट्रेशन की पावर X, BX माइनस के कंसंट्रेशन की पावर Y। ठीक है। यस सर। अब देखिए जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग को पढ़ना है वो पढ़ना है एप्लीकेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। लेकिन एप्लीकेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को समझने के लिए, उससे पहले, समझने के लिए इससे पहले हम लोग को कॉमन आयन इफेक्ट समझना पड़ेगा। क्योंकि क्या है कि जो क्वेश्चन पीछे जब पूछे जाते हैं पेपर में, वो क्वेश्चंस जो होंगे उसमें बेसिकली कॉमन आयन इफेक्ट भी लगेगा ही लगेगा। तो पहले हम लोग कॉमन आयन इफेक्ट पढ़ लेते हैं। 2 मिनट का कॉन्सेप्ट है, सिंपल सा और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, दैट इज कॉमन आयन इफेक्ट। इसी का यूज बफर सॉल्यूशन में भी होने वाला है, तो इसको पढ़ना जरूरी है। देखिए हो क्या रहा है जी, नहीं बफर सॉल्यूशन में नहीं होना, कॉमन आयन इफेक्ट सेपरेट टॉपिक है, लेकिन इसका मिक्स करके सवाल आता है, बफर सॉल्यूशन में नहीं लगेगा। देखो ध्यान से, मान लो कि ये कोई एक बीकर के अंदर हमने एक सॉल्ट ले रखा है, दैट इज CH3COO Na, CH3COO Na, सोडियम एसीटेट। तो भाई सोडियम एसीटेट में क्या हुआ होगा, सोडियम एसीटेट के आयंस जो होंगे वो सॉल्यूशन में अपने ब्रेक हो गए होंगे, क्योंकि ये एक सॉल्ट है, सॉल्ट का नेचर होता है, तो वो अपने कॉन्स्टिट्यूटेंट आयन सॉल्यूशन में लेकर चला जाएगा। अब हम क्या करें, इसके अंदर ऐड कर दें, एडिशन ऑफ एसिटिक एसिड कर देते हैं CH3COOH। तो जैसे ही आप एसिटिक एसिड इसके अंदर डालोगे यू विल सी कि एसिटिक एसिड के आयंस भी जो होंगे वो सॉल्यूशन में आ जाएंगे, दैट इज CH3CO माइनस और H प्लस। हाँ या ना बोलो। यस सर। तो जैसे ही आपने इसको ऐड किया यू विल सी कि जो एसीटेट आयन है वो दोनों में है, एसीटेट आयन जो है वो क्या है दोनों में है, और यही तो कॉमन है, यही क्या है कॉमन आयन। अब इस कॉमन आयन के होने से भव्य क्या फर्क पड़ रहा है, एक तो फर्क ये पड़ रहा है कि जो आपका एसीटेट आयन है उसका कंसंट्रेशन बढ़ जा रहा है। मान लो पहले X था और ये Y था, तो अब जब सवाल में लगाओगे तो आपको X प्लस Y लेना पड़ेगा, केवल इसका ही नहीं लोगे, इसका भी लेना पड़ेगा। हाँ या ना बोलो। इज इट क्लियर नॉट? यस सर। अब एक तो ये बात समझ में आनी चाहिए, दूसरी बात ये समझ में आनी चाहिए कि जैसे ही आपने ये डाला और जो कॉमन आयन था उसकी वजह से जो कॉमन आयन है उसका कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। भाई एसीटेट आयन जो था वो एक्स्ट्रा आ गया और इसके आने से एसीटेट आयन का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और तुमने कंसंट्रेशन एसीटेट आयन का बढ़ा दिया, इसका मतलब इक्विलिब्रियम को छेड़ दिया तुम, और इक्विलिब्रियम को छेड़ोगे तो इक्विलिब्रियम उसे क्या करेगा, अपोज करेगा, और अपोज करने में उसे इसके इफेक्ट को नलिफाई करने की कोशिश करेगा और रिएक्शन क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। रिएक्शन क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। कौन सी वाली?
इसके रिस्पेक्ट में हम पढ़ रहे हैं, कौन सी वाली क्या मेन हमारा ये है, इसके रिस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं, ये तो हमने ऐड किया। हम इसके रिस्पेक्ट में ध्यान दो, जब ये पहले से था, इसका ये आयन कॉमन है इसके साथ, तो इसका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। और ड्यू टू इंक्रीज इन concentration, due to increase in concentration of common ion, equilibrium will shift in backward direction, किसकी वजह से? अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू ये इस पर्टिकुलर केस की बात समझ में आई कि नहीं आई? Yes, sir. समझ में आई कि नहीं आई बात? Yes, sir. ठीक है, तो कॉमन आयन इफेक्ट कीजिए। तो देखो नेक्स्ट जो हम लोग को पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, इधर ध्यान दीजिए। एप्लीकेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एंड कॉमन आयन इफेक्ट। उनमें पहला एप्लीकेशन ये पढ़ना है, कैलकुलेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स। सॉल्युबिलिटी का क्या मतलब है यहाँ पर? सॉल्युबिलिटी का बेसिक मतलब यही है कि कितने मोल्स पर लीटर आयंस में वो क्या हो रहा है, डिसोसिएट हो रहा है, कितने। बेसिकली इस सॉल्युबिलिटी का सिंपल मतलब यही है कि हमें कंसंट्रेशन निकालना है आयंस का, कंसंट्रेशन निकालना है आयंस का, कि जब आपका AgCl जब ब्रेक हो रहा है तो किसमें कन्वर्ट हो रहा है, Ag प्लस और Cl माइनस। तो मान लीजिए कि इसके S डिसोसिएट हो रहा है, ये टोटल को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, S डिसोसिएट हो रहा है और ये मोल पर लीटर में है, तो ये कितने बनेंगे, ये भी S और S बनेंगे। ठीक है, Yes, sir. तो ये कितने आयन सॉल्यूशन में जाएंगे वो सॉल्युबिलिटी को बताएगा कि नमक पानी में कितना सॉल्युबल है। वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि पानी के अंदर सोडियम आयन और क्लोराइड आयन कितने हैं। बात समझ में आ रही है? तो बेसिकली हम लोग आयंस की क्वांटिटी ही निकाल रहे हैं और उस क्वांटिटी को हम लोग किस में निकाल रहे हैं, मोल पर लीटर। किस में निकाल रहे हैं, मोल पर लीटर। तो उसको हम लोग निकाल सकते हैं KSP के हेल्प से। तो इसके लिए KSP हो जाएगा Ag प्लस का कंसंट्रेशन, Cl माइनस का कंसंट्रेशन, ये कितना है S इंटू S इजिकल टू KSP। तो S स्क्वायर इजिकल टू हो जाएगा KSP, तो S इजिकल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ KSP। तो देखो अगर हमें KSP पता होगा तो सॉल्युबिलिटी पता लग जाएगी, अगर हमें KSP पता होगा तो सॉल्युबिलिटी पता लग जाएगी। जैसे और भी एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग, और आप एग्जांपल ले लें। जैसे मान लीजिए हम लोगों ने एग्जांपल ले लिया PbCl2। PbCl2 सॉलिड जब ब्रेक होगा तो Pb2 प्लस एक्वस और 2Cl माइनस पे ब्रेक हो जाएगा। तो अगर इसके S डिसोसिएट हो रहे हैं तो ये S बनेगा और ये क्या बनेगा, 2S बनेगा। ये ध्यान देना पड़ेगा। और वो ये डिसाइड हो रहा है मोल कॉन्सेप्ट वाले से, स्टोइचोमेट्री से डिसाइड हो रहा है। किससे डिसाइड हो रहा है, स्टोइचोमेट्री से डिसाइड हो रहा है। तो यहाँ से KSP हमें मिल जाएगी, Pb2 प्लस का कंसंट्रेशन, Cl माइनस का कंसंट्रेशन की पावर 2। तो Pb का कंसंट्रेशन S है और Cl माइनस का 2S है। याद रखना यहाँ 2S भी होगा और पावर भी चढ़ेगा। तो कई लोगों को लगता है इमोशनली वो हो जाते हैं कि अब पावर चढ़ा दिया तो 2S क्यों नहीं है, या 2S कर दिया तो अपने इमोशंस, मतलब साइंस को तुम्हारे इमोशन से कोई लेना देना नहीं है, साइंस तुमसे कह रही है। तो आपको ये ध्यान देना है कि क्या ध्यान देना है कि यहाँ पर 2 भी आएगा, 2S भी आएगा और यहाँ पर पावर भी आएगा। ठीक है, तो कई लोगों को ये लगता है कि अगर पावर लगा दिया तो मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई लगा दिया तो पावर नहीं करेंगे। इससे कोई लेना देना नहीं है, साइंस में इमोशंस को अप्लाई नहीं करना है, जैसा है वैसा ही करना है। तो देखिए KSP क्या आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका 4S स्क्वायर और KSP 4 को नीचे ले आएंगे
तो KSP डिवाइड बाय 4 इक्वल टू क्या आ जाएगा, एस क्यूब आ जाएगा। और जब S निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, KSP की पावर 1/3, ठीक है, क्यूब रूट आ जाएगा। आपको ये पता होना चाहिए कि इसका मतलब होता है x की पावर हाफ और इसका मतलब होता है x की पावर 1/3। इसका मतलब क्या होता है, 1/3। अब ये कि एक और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। ये क्वेश्चन आपको सीधे सीधे पूछे जाते हैं। जैसे एग्जांपल ले लिया हमने AlOH का होल थ्राइस, ये जब ब्रेक होगा तो Al3 प्लस और 3OH माइनस बनाएगा। अगर S डिसोसिएट हो रहा है तो ये S और ये क्या बनेगा, 3S बनेगा। इसके लिए KSP क्या हो जाएगा, Al3 प्लस और OH माइनस की पावर 3, तो यहाँ से S आ जाएगा इनटू 3S का होल क्यूब। तो S और 3 का क्यूब क्या होगा, 27 क्यूब। तो S की पावर 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, KSP डिवाइड बाय 27। तो S इक्वल टू आ जाएगा KSP डिवाइड बाय 27 की पावर 1/4। 2019 में सवाल आया था, अगर आपको याद हो, 2019 का जेईई मेंस का पेपर काफ़ी मतलब अच्छे लेवल का बनाया गया था 2013 के बाद। देखें, अच्छा ये क्वेश्चन आया था Zr3 PO4 का होल थ्राइस, Zr3 PO4 का होल ट्वाइस। तो जब ये ब्रेक होगा तो हमें क्या बनाएगा, हमें दे देगा, इसका 2 ऊपर जाएगा तो आ जाएगा आपका Zr2 प्लस और फॉस्फेट आए। अब Zr कितने हैं, 3 है, फॉस्फेट कितने हैं, 2। तो यहाँ पर से अगर S डिसोसिएट हुआ तो यहाँ 3S और यहाँ 2S। इधर क्लियर। तो जब आप KSP लिखोगे तो वो हो जाएगा Zr की पावर 2 प्लस की पावर क्यूब और PO4 3 माइनस का स्क्वायर। तो यहाँ आ जाएगा 3S का क्यूब और 2S का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 27 S क्यूब हाँ इंटू 4S स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा आंसर इसका, 108। ये मैंने गलत कर दिया, यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 4 ले लीजिए और यहाँ पर 4 ले लीजिए। मुझे लग रहा था कि इतना आसान कैसे हो गया सर, 4S यहाँ 4S आएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 4। Zr के ऊपर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 4 प्लस आ जाएगा। अब तो ठीक है, अब कर लो इसका 4 की पावर 4 क्या होगा, 216 S की पावर 4। तो 27 इंटू 216 करिए S की पावर 7, मल्टीप्लाई करिए जल्दी भाई। सर वो 90 लिखो नहीं 256 होगा 4 की पावर 4। हाँ ये 256 है। ये 256 हो 6912 6912। तो KSP जो आ जाएगा वो 6912 और 1/7 इक्वल टू S। ये जेईई मेंस का सवाल है 2019। बहुत सारे सवाल नीट में आए हुए इसमें, इससे टफेस्ट सवाल नहीं आया अभी तक, आप देख लीजिएगा। और इसमें कुछ है थोड़ी हिंदी है, बस आपको मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे हम लोग जो कुछ सवाल ऐसे भी ले सकते हैं जो कॉमन आयन से रिलेटेड है या कुछ न्यूमेरिकल डाटा वाले। पहले में आपको सवाल ले रहे हैं जो कि कॉमन आयन से रिलेटेड है।
कई बार तो सवाल पूछा भी गया पेपर में आपके, मैं एनसीईआरटी से ही ले रहा हूं। देखिए ध्यान से समझिए, लिखिए आप लोग सवाल लिखिए, मैं लिख लेता हूं, लिख लीजिए। द वैल्यू ऑफ KSP, the value of KSP of NiOH का whole twice in 0.10 m NaOH is 2 into 10 की पावर -15, 2 into 10 की पावर -15, कैलकुलेट मोलर सॉल्युबिलिटी, कैलकुलेट मोलर सॉल्युबिलिटी। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, ध्यान से समझिए। देखिए इधर सभी लोग, सबसे पहले NiOH का होल ट्वाइस जब ब्रेक होगा तो Ni2 प्लस और 2OH माइनस में ब्रेक होगा। इज दैट क्लियर? तो अगर इसका अगर मान लीजिए S डिसोसिएट हो रहा है तो ये S बनेगा और ये क्या बनेगा, 2S बनेगा, क्योंकि हमें स्टोइचोमेट्री मेंटेन करना है। तो Ni2 प्लस KSP जो हो जाएगा वो Ni2 प्लस का कंसंट्रेशन और OH माइनस का कंसंट्रेशन की पावर 2 आ जाएगा। इज दैट क्लियर? लेकिन इसमें आपको पहले इसे मत लिखो, इसके साथ साथ आप ये देखोगे कि इसमें NaOH भी डाला गया है। NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है तो ये कंप्लीटली डिसोसिएट होगा। अगर मान लीजिए कि इसके कितने दे रखे हैं 0.1 m, तो ये भी बनेगा 0.1 m और ये भी बनेगा 0.1 m। इज दैट क्लियर? और आप ध्यान दे रहे हो अगर तो ये हो गया इसका कॉमन आयन, दिस इज कॉमन आयन। और कॉमन आयन में आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि जो OH माइनस का कंसंट्रेशन है वो सिर्फ 2S नहीं है, 2S के साथ साथ 0.1 भी है, बस यहीं पे लग जाती है। और ये कई बार सवाल पूछा गया है, आप देख लीजिएगा जाके PYQs। बस उसके बाद कुछ नहीं है, आप KSP लिख लीजिए, KSP हो जाएगा Ni2 प्लस का कंसंट्रेशन, OH2 माइनस का कंसंट्रेशन की पावर 2, S इसका हो जाएगा 2S का स्क्वायर एंड दिस इज KSP। KSP हमें दे रखा है, KSP डाल दीजिए 2 into 10 की पावर -15 और ये गलत हो गया, 2S नहीं होगा, सॉरी OH माइनस का कंसंट्रेशन 2S प्लस 0.1, 2S प्लस 0.1 होगा, ये ध्यान देना है। एक्सट्रीमली सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया, 2S प्लस 0.1 होगा। अब यहाँ पर एक अप्रॉक्सीमेशन लगा देंगे कि S की वैल्यू बहुत छोटी है 0.1 से, क्योंकि जो आपके ये सॉल्युबल, ये जो आपके सॉल्ट है वो स्प्रिंगली सॉल्युबल है, बहुत कम डिसोसिएट होता है, तो 0.1 जो है वो बहुत बड़ी वैल्यू है इनके लिए, ठीक है? तो 0.1 के रिस्पेक्ट में इसे इग्नोर कर दीजिए, एग्जैक्टली, अदरवाइज ये सॉल्व नहीं हो पाएगा, क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन पॉइंट में आएगी, तुमसे क्वाड्रेटिक तो होती नहीं है जिसका धाराचार में फॉर्मूला दे रखा है यार। आर यू गेटिंग समथिंग? यस सर। तो S आ गया और ये आ गया 0.1 का स्क्वायर, यहाँ से S आ जाएगा 2 into 10 की पावर -15 डिवाइड बाय 0.1 into 0.1, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा 100, तो ये आ जाएगा 2 into 10 की पावर -13 मोल पर लीटर। ये है कॉमन आयन का इफेक्ट। कितना आसान सवाल है, 4 नंबर का आएगा, दिमाग में सॉल्व हो जाएगा, ठीक है? नोट करो। देखो जैसे मान लो कि कोई भी एक सॉल्ट है AXBY, तो ये जब ब्रेक हो रहा है तो Y ऊपर चला जाएगा, XAY प्लस YBX माइनस। तो इनके कंसंट्रेशन जो आयंस है
इनके कंसंट्रेशन का जो मल्टीप्लिकेशन होगा उसको हम लोग आयनिक प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयनिक प्रोडक्ट। तो जो आयनिक प्रोडक्ट होगा, अगर इफ KIP अगर ज्यादा होगा KSP से तो प्रेसिपिटेशन होगा। तो क्या होगा? प्रेसिपिटेशन होगा। मतलब क्या होगा? जो कंबाइंड होके ये बनेगा, सॉलिड बनेगा, उल्टा हो जाएगी चीजें। जैसे AgCl से समझ में आएगा, AgCl सॉलिड ब्रेक हो रहा है तो Ag प्लस और Cl माइनस। तो जो IP निकाला जाएगा वो पर्टिकुलर एक केस में निकाला जाएगा। KSP तुम्हें दिया होगा और क्वेश्चन में क्या दिया होगा, एक पर्टिकुलर केस में इसका कंसंट्रेशन और इसका कंसंट्रेशन दे रखा होगा और इसको मल्टीप्लाई करके हम लोग आयनिक प्रोडक्ट निकालेंगे। और अगर आयनिक प्रोडक्ट KSP से ज्यादा निकलेगा तो फिर ये बनेगा, प्रेसिपिटेशन होगा। फिर क्या होगा? प्रेसिपिटेशन होगा। और अगर उल्टा हो गया तो क्या बन जाएगा? तो आयंस बन जाएंगे सॉल्यूशन में जो होगा। और अगर प्रेसिपिटेशन हो गया तो क्या हो रहा है, जो सॉल्यूशन होगा वो सेचुरेट होने लगेगा। ये बात समझ रहे हो? और नहीं भूलेंगे चीजें। यहाँ पर आयंस बन जाएंगे आपके, जो केटायंस होंगे और एनायंस होंगे, ये बनेंगे। ठीक है? यस। नोट करो। इसका मतलब ये भी हुआ कि मोर सॉल्युबल होगा। जितना ज्यादा KSP की वैल्यू होगी वो सॉल्ट जो होगा उतना ही ज्यादा सॉल्युबल होगा, उतना ही ज्यादा सॉल्युबल होगा। ये भी लिख लेना। नेक्स्ट जो हम लोग को टॉपिक पढ़ना है आयनिक इक्विलिब्रियम का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक, और दैट इज नथिंग बट बफर सॉल्यूशन। दैट इज नथिंग बट बफर सॉल्यूशन। दैट इज नथिंग बट बफर सॉल्यूशन। देखिए बफर सॉल्यूशन क्या होते हैं। बफर सॉल्यूशन का एक सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है? ब्लड। जो हमारा ब्लड है वो एक बफर सॉल्यूशन है। बफर सॉल्यूशन क्या होता है, देखिए ध्यान से। कोई भी एक ऐसा सॉल्यूशन, ये आपका कोई एक सॉल्यूशन है, जिस सॉल्यूशन में अगर हम लोग क्या करें, डाइल्यूशन करें। क्या करें? डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है? वाटर ऐड करें, या फिर स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या बेस डाल दें। स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या बेस डाल दें और ऐसा करने पर इसका pH अगर नहीं बदलता है, pH डज नॉट चेंज, दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड बफर सॉल्यूशन। दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड बफर सॉल्यूशन। मैंने अंग्रेजी में भी लिख दिया है, ऊपर देख लेंगे कि कोई भी सॉल्यूशन जो कि अपने ऊपर किए हुए डाइल्यूशन और स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड इसको ऐड करने से जो pH में बदलाव को रेसिस्ट करे, pH में जो चेंज आ रहा है उसको रोकने की कोशिश करेगा, वो सॉल्यूशन क्या कहलाएगा? बफर सॉल्यूशन कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? बफर सॉल्यूशन कहलाएगा। अब बफर सॉल्यूशन बेसिकली जो है वो दो तरीके के होते हैं। अगर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन की बात करें तो दो तरीके के बफर सॉल्यूशन होते हैं। एक बफर सॉल्यूशन वो होते हैं जो सिंगल सब्सटेंस वाले होते हैं, कि एक ही सब्सटेंस जो होगा वो क्या करेगा? बफर के जैसा बिहेव करेगा। एक ही सब्सटेंस जो होगा वो क्या होगा? बफर के जैसा बिहेव करेगा। तो पहला है बफर सॉल्यूशन विद सिंगल सब्सटेंस। एक ही सब्सटेंस मतलब एक ही मॉलिक्यूल होगा, वो बफर के जैसा बिहेव करेगा। और वो कौन से होते हैं? वो होते हैं सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, salt of weak acid and weak base can behave like a buffer solution। वो क्या करेगा? बफर सॉल्यूशन के जैसा बिहेव करेगा। इसे अंडरलाइन करने की जरूरत है। सीधे सीधे एग्जांपल आते हैं, सीधे सीधे आते हैं। अब ध्यान दो, जैसे इधर प्लीज अभी पहले बोर्ड पे ध्यान दीजिए। ये हमारा एसिडिक एसिड एक वीक एसिड है
और ये हमारा अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, जो कि ये वीक बेस है। और इन दोनों का जब सॉल्ट बनता है तो वो क्या बनता है, CH3CONH4, CH3CONH4। तो ये जो सॉल्ट होगा, दिस सॉल्ट विल एक्ट लाइक अ बफर सॉल्यूशन। CH3COONH4 हो गया या HCOONH4 हो गया, ये सब के सब क्या होंगे, बफर सॉल्यूशन के जैसा बिहेव करेंगे। और ये अकेला सब्सटेंस होगा, यही बफर के जैसा बिहेव करेगा। इज दैट क्लियर? यस सर। सेकेंड टाइप होगा आपका, और वो क्या होगा, वो होगा मिक्सचर। सॉल्यूशंस ऑफ मिक्सचर जो होंगे वो भी बफर के जैसा बिहेव कर सकते हैं। ठीक है, तो सेकंड है आपका सॉल्यूशंस ऑफ मिक्सचर। अब देखिए, इसमें दो तरीके के होते हैं। एक होता है आपका एसिडिक बफर, और एक होता है आपका बी बेसिक बफर। एक होता है आपका बी बेसिक बफर। ठीक है, देखिए अब एसिडिक बफर क्या होता है। अब मैं आपको बार बार ये बात बोल रहा हूँ कि आयनिक इक्विलिब्रियम में जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, वीक लोगों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो एसिडिक बफर वो बफर होगा जहां पर क्या होगा, मिक्सचर ऑफ वीक एसिड and salt of same weak acid with strong base, salt of same weak acid with strong base। ये समझे कैसे? जैसे मान लीजिए कोई भी एक वीक एसिड ले लीजिए, CH3COOH प्लस इसी का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सॉल्ट, ये इसका सॉल्ट क्या आएगा, CH3COONA, और ये खुद एसिड। तो ये जो मिक्सचर होगा CH3COOH प्लस CH3COONA, ये एग्जाम्पल है एसिडिक बफर का, ये एग्जाम्पल है एसिडिक बफर का। दिस इज वीक एसिड, दिस इज सेम वीक एसिड, और दिस इज स्ट्रॉन्ग बेस। इस तरीके से आप चाहो तो ले सकते हो CH3COOH, HCOOH और HCOONA एग्जाम्पल एक्सेट्रा, और भी हो सकते हैं। तो ये हमारा क्या होगा, एसिडिक बफर होगा। अब एसिडिक बफर के लिए पीएच के लिए हेंडरसन-हेज़लब्लेच रिएक्शन पढ़नी है हम लोग को, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, pH = pKa। मैं इसका डेरिवेशन भी बता देता हूँ, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है उसे जाने का। pH = pKa प्लस log concentration of salt divided by concentration of acid, concentration of salt divided by concentration of acid। सीधे सीधे pH की वैल्यू, और इसमें सीधे फॉर्मूला आता है, सीधे सवाल पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना होगा। आप इसमें ये भी चाहो तो लिख सकते हो कि pH = pKa प्लस log, सॉल्ट की जगह लिख सकते हो कॉन्जुगेट बेस, कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। इज दैट क्लियर? इसी तरीके से जो आपका बेसिक सॉल्यूशन होगा, बेसिक बफर होगा, वो क्या होगा, वो भी होगा मिक्सचर ऑफ वीक बेस and salt of same weak base with strong acid, same weak base with strong acid कलर चेंज कर देगा। ठीक है, तो एग्जांपल आएगा
वीक बेस होता है आपका, कोई भी वीक बेस ले लो, जैसे NH4OH, और वीक बेस, इसी सेम वीक बेस और इसका स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ सॉल्ट, दैट इज HCl। तो ये आपका क्या हो गया, दिस इज वीक बेस एंड दिस इज सेम वीक बेस एंड दिस इज स्ट्रॉन्ग एसिड, और इसका सॉल्ट जो बनेगा वो क्या बनेगा, NH4Cl। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत देखने को मिलेगा। तो बेसिकली दिस मिक्सचर, हाँ बेसिकली दिस मिक्सचर will act like a, this mixture will act like a क्या, बेसिक बफर। दिस मिक्सचर विल एक्ट लाइक अ Basic बफर। जैसे कि हम ले लें NH4OH प्लस NH4NO3 एक्सेट्रा, यहाँ हमने स्ट्रॉन्ग एसिड क्या लिया, HNO3 ले लिया। अब इसके लिए भी जो फॉर्मूला होता है वो होता है POH इक्वल टू PKB प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ बेस। लेकिन हम लोग डील किस में करते हैं, डील हम लोग करते हैं H में, तो इसको अलग से H का फॉर्मूला मत निकालना, PH प्लस POH इक्वल टू 14 लगा। इज दैट क्लियर? यस सर, तो उससे हम लोग आसानी से, निकाल लेना। लेकिन सारा गेम जो होगा वो इस पे होगा कि आप उसे पहचान पाते हो कि नहीं। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में सेम ही गेम कि आप पहचान लो तो खेल खत्म। इज दैट क्लियर? यस सर। अब इसमें बफर एक्शन रहेगा, वो करते हैं। सर देखिए इधर, अब समझिए कि आखिर बफर काम कैसे कर रहा है, कैसे ये पीएच की वैल्यू नहीं बदल रही है जबकि हम इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या बेस डाल रहे हैं। तो उसके लिए हमें समझना पड़ेगा बफर एक्शन। देखो जैसे मान लो कि ये बफर ले लेते हैं सिंगल सब्सटेंस वाला, ठीक है। ये जब टूटेगा तो ये सॉल्ट है और ये बना लेगा ये CH3CO माइनस और NH4 प्लस। अब इसमें अगर आप स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड डाल देते हो, मान लो HCl डाल दो, तो HCl डाल देंगे तो क्या बन जाएगा, H प्लस और Cl माइनस हो जाएगा, H प्लस और Cl माइनस में टूट जाएगा और सॉल्यूशन में ये घूम रहे हैं, तो ये मिलकर क्या बन जाएगा, ये मिलकर बन जाएगा CH3COOH और ये मिलकर घूम बन जाएगा, ये माइनस होगा NH4Cl, और NH4Cl क्या है, NH4Cl एक सॉल्ट है, ये pH पे कोई फर्क नहीं पड़वाएगा, और CH3COOH क्या है, एक वीक एसिड है, इसलिए भी pH को ज़्यादा चेंज नहीं करेगा, तभी यहाँ पर ये स्मॉल अमाउंट डाला गया। अगर तुमने लार्ज अमाउंट डाल दिया तो फिर वो सॉल्यूशन एसिडिक हो जाएगा, क्योंकि इसका काउंटर पार्ट ये मिलेगा ही नहीं, क्योंकि वीक एसिड यहाँ से जो CH3COO आया है वो बहुत कम आया है, ऑलरेडी CH3CO माइनस का कंसंट्रेशन कम है, और अगर तुमने H प्लस ज़्यादा डाल दिया तो सॉल्यूशन एसिडिक हो जाएगा। तो इसीलिए हमेशा जो एसिड और बेस डालते हैं वो क्या डालते हैं, स्मॉल अमाउंट में डालते हैं, स्मॉल अमाउंट में डालते हैं। तो देन दिस इज द बफर एक्शन। कि बफर, अगेन मैं आखिरी पॉइंट ले रहा हूँ, आखिरी में एक बार बोल रहा हूँ कि बफर सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जो रेसिस्ट करते हैं चेंज इन पीएच को जब हम उसमें डाइल्यूशन कर रहे हैं या स्मॉल अमाउंट्स ऑफ एसिड या बेस डाल रहे हैं, ठीक है। इसमें अब एक टॉपिक बचा हुआ है जिसे हम लोग कहते हैं सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। वी विल डिस्कस टुमारो। तब तक के लिए गुड नाइट, सो जय हिंद।